हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, जैसा कि हम सभी टीजीटी हिंदी का पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं। ये जो परीक्षा प्रस्तावित हुई थी 2016 में, है ना। 2016 में जो परीक्षा हुई थी टीजीटी हिंदी की, उसे हम सभी जो है सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें पार्ट वन यानी कि जो है 70 प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। बाकी जो प्रश्न बचे हैं वो क्लास 2 में यानी कि पार्ट 2 में, आज की क्लास में, इस क्लास में हम सभी करेंगे। तो जो भी प्रतियोगी, जो भी भाई बहन हमारे नहीं देखे हैं, वो इसी चैनल पर है और मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी इसे, आप जा करके देख सकते हैं। और इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी को बड़ी आसानी से सरलतापूर्वक मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है 70 प्रश्नों को किए थे। 70 प्रश्न के आगे हम सभी देखते हैं, है ना। ये पहला प्रश्न था हमारा रस से संबंधित। देखिए, लगातार दोनों रस से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न किस तरह से 2016 में बने थे, उन सभी प्रश्नों को हम सभी देख रहे हैं। इसके साथ साथ चारों ऑप्शन पे हम सभी जो है चर्चा करते चलते हैं। आगे हम सभी देखते हैं जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या जो है 70 तक हम लोगों ने देखा था, है ना। जैसा कि सभी परिचित हैं, टोटल जो है कितने प्रश्न होते हैं, 125 प्रश्न। कितने प्रश्न आते हैं, 125 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो प्रश्न हैं, ये जो टीजीटी इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जो है 2021 से 2001 तक जितने भी टीजीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र हिंदी के हुए हैं, वो सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और अभी हम लोग जो है चाहे तो आप साथ साथ चल सकते हैं, या जब भी आपको, जैसा भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये चैनल पे हमेशा आपको मिल जाएगा। 2021 का प्रश्न पत्र हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 21 के बाद जो है 2016 में ये परीक्षा हुई थी टीजीटी की। तो 2016 में जो हुई थी उसके 70 प्रश्नों को हमने किया है। 71 नंबर के प्रश्न से हम सभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्लास वैसे सभी के लिए उपयोगी है। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 टीजीटी पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है ये, और वैसे सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण सिलेबस से है ये। आगे हम सभी देखते हैं जो प्रश्न है हमारा, है ना, मुंडा भाषा परिवार। 70 नंबर का जो प्रश्न था ये हम लोगों ने किया था। आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेते हैं इसे। जो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है, सभी परिचित है इससे, है ना। और अगला जो है, निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है। नीलकंठ शब्द कौन सा है, ऋण है, यौगिक है, या योग ऋण है, ठीक है। ऋण यौगिक, योग ऋण। तो नीलकंठ जो है योग ऋण है। नीलकंठ क्या है, योग ऋण है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए, योग ऋण शब्द अन्य शब्दों के योग से बनता है एवं एक विशेष अर्थ लिए होता है। जैसे जो बहुब्रीय समास की तरह होते हैं, वो समझिए जो है योग ऋण में आते हैं, ठीक है। जैसे रोटी हो गया, ये ऋण शब्द है ना। विद्यालय हो गया, ये क्या है, यौगिक है ना। और योग ऋण जैसे लंबोदर, दशानन, ये सब हो गया। आगे हम सभी देखते हैं तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। बाकी अगर डीपली आपको जानना है, अच्छे से गहराई से अध्ययन करना है, तो आप इस चैनल पर ग्रामर की जो क्लास होती है उससे आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि नहीं है, इसमें नहीं है, पूछा गया है। महाप्राण अल्प प्राण, है ना। यहाँ से वर्ण से संबंधित प्रश्न किया गया है। ये ज़्यादा कर देने से आंसर भी दिखने लगता है ना। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा 72 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें हम सभी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ नहीं है, महाप्राण ध्वनियाँ नहीं, देखिए प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। देखिए, जैसे वर्ग है, का वर्ग है, काखा गाघा अंगा, चा वर्ग है, चाचा चाचा इया, ये तो समझ ही रहे हैं आप, है ना। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं और स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, अघोष सघोष, सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। अभी हाल ही में, जल्दी में ही ये क्लास जो है पढ़ाई गई है।
पढ़ाया गया है इस क्लास में। तो इसमें अगर हम देखना चाहें तो प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो है चौथा, दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? महाप्राण। का और खा, तो ये खा हो गया, है ना। टा, ठा, जा, आगे है टा है। इसमें जो है टा जा महाप्राण ध्वनियाँ हैं। जा झा, देखिए पहला इसमें जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसमें टा और जा ये दोनों नहीं है, टा और जा नहीं है ये दोनों, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है इसमें दो ऑप्शन दे दिए गए हैं, है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत कर दिया गया है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है, ठीक है। दूसरा और चौथा जो है महाप्राण होता है और 1, 3, 5 अल्प प्राण होते हैं, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली। संवैधानिक नहीं, संवैधानिक मान्यता कब मिली, है ना। कब मिली संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को, है ना। 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1955, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 14 सितंबर। ये जो है ऑप्शन गलत दिया गया है इसमें, है ना। इसमें ऑप्शन ही गलत दिया गया है। तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। तो ये जो है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन इसके सारे गलत हैं, ये ऑप्शन हमारा जो मैं बता रही हूँ ये सही माना जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 74 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, पत्र किसने पढ़ा? अशोक ने। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ठीक है। इस तरह से कारक आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो उस वहीं से प्रश्न है, कर्ता कारक है इसमें। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। काम कौन कर रहा है? काम अशोक कर रहा है, तो कर्ता कौन हो गया? अशोक हो गया, ठीक है। कर्ता अशोक हो गया। कर्ता कारक है इसमें। कर्ता का विभक्ति चिन्ह अगर हम देखें तो ने होगा, कर्ता ने। और कर्म को करण से, इस तरह से। आगे देखेंगे हम सभी, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा? डिबिया, दात्री, खटमल और जीव। डिबिया, दात्री, खटमल और जीव, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो डिबिया, है ना। डिबिया जैसा कि जान ही रहे हैं स्त्रीलिंग में है। दात्री भी है। खटमल, खटमल क्या करता है? काटता है ना, खटमल काटता है। जब कभी कोई शब्द ना आए तो हम उसे वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे कि वो क्या संकेत करता है, क्या बताता है। तो खटमल, जीव सभी स्त्रीलिंग है, खटमल हमारा क्या है? पुल्लिंग है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं चंद्रमुख में कौन सा समास है? दिगु अव्ययभाव कर्मधारय तत्पुरुष। दिगु अव्ययभाव कर्मधारय और तत्पुरुष। चंद्रमुख में समास बताना है। तो चंद्रमुख इसमें क्या है? कर्मधारय, विशेषण विशेष का संबंध है इसमें, है ना। कर्मधारय समास का जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है। प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष से होता है। विशेष यानी कि जो संज्ञा की भांति होता है ना। विशेष यानी कि जो संज्ञा होता है। अन्य उदाहरण जैसे अगर हम देखें, महाकवि, महान है जो कवि, महान है जो कवि। तो महान क्या है? महान हमारा विशेषण हो गया। और कवि क्या है? कवि यानी कि विशेष जो संज्ञा की भांति होता है, संज्ञा, ठीक है। तो इसी तरह से है। बाकी द्विगु समास संख्यावाची होता है। अव्ययभाव पूर्व पद प्रधान, अव्ययभाव समासा, है ना। बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे लंबोदरा, दशानन, ठीक है। आगे अगर हम सभी देखें 77 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आजकल हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में वाक्य शुद्धि संबंधी प्रश्नों को देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मूल कंटेंट भी पढ़ रहे हैं, तथ्यों को भी पढ़ रहे हैं।
तो आप चाहे तो उसे वाक्य शुद्धि के लिए वो क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। इसमें 77 नंबर देखते हैं, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ। वाक्य का जो शुद्ध रूप मैं सादर नमस्कार करता हूँ ऐसा होगा, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सादर नमस्कार करता हूँ, करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, ये गलत हो जाएगा। सादर मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आदर पूर्ण नमस्कार नहीं, ये सारे अशुद्ध हैं, बाकी हो जाएगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। आगे जो है हमारा प्रश्न है, हर्ष का विलोम शब्द क्या है? हर्ष का विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। 78 नंबर का जो प्रश्न है इसे हम देखेंगे। हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। अभी ये प्रश्न भी मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। क्या होगा? विषाद होगा। और विलोम का जो है तात्पर्य भी समझ रहे होंगे, विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं, है ना, ठीक उल्टा उसका। आगे देखेंगे, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक, दूत। जो समाचार भेजता हो इसके लिए प्रयोग शब्द होगा जो है संवाददाता। जो समाचार भेजता हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो पत्र भेजता हो इसके लिए प्रेषक करेंगे। प्रेषक मतलब पत्र को जो भेजता हो, पत्र को भेजने वाला। लेकिन समाचार को जो भेजता हो उसके लिए एक शब्द अगर हम प्रयोग करें तो संवाददाता। ठीक, आगे हम प्रश्नों पर चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक तो दोष था ही, उस पर दूजा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, छोटा मुंह बड़ी बात। ठीक है, तो एक तो करेला दूजे नीम पर चढ़ा। एक तो दोष था ही, है ना, पर उस पर दूसरा दोष भी लग गया, तो एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाले व्यक्ति का अधिक प्रदर्शन। अगर हम इसका देखें तो ये भी बहुत बनता है, कम ज्ञान वाले का अधिक प्रदर्शन, है ना, कम ज्ञान वाले का अधिक प्रदर्शन, इस तरह से होगा। आगे हम सभी 81 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। अगर इसमें ये भी देख लिया, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटा मुंह बड़ी बात मतलब छोटे लोगों को बढ़ चढ़ करके बोलना, है ना, छोटे लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं, छोटे लोगों का बढ़ चढ़ के बोलना। और हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रत्यक्ष को, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। ये चारों कहावतें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। आगे हम सभी देखेंगे जो है हमारा 80 नंबर का प्रश्न हो गया। 81 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं हम सभी। 81 नंबर के प्रश्न को चलते हैं। नैषधीय चरितम की रचना है। नैषधीय चरितम की रचना है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है। आपको इन सब रचनाओं के बारे में बताया गया है स्टार्टिंग में भी। नैषधीय चरितम रचना जो है श्री हर्ष की है, कालिदास की है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, है ना, कुमार संभवम, रघुवंशम, कुमार संभवम और जो है ऋतु संहारम, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। ये दिया तो गया है, मेघदूतम हो गया, विज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी किसकी है? कालिदास की है ना। और ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। भास के 13 नाटक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस क्लास आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। भारवी किरातार्जुनियम जो है भारवी की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे इनमें से कौन सी रचना माघ की है। माघ की रचना जो है वो शिशुपाल वध है। शिशुपाल वधम महाकवि माघ की रचना है। शिशुपाल वधम किसकी रचना है? महाकवि माघ की रचना है। ठीक है, तो ये 10 कुमार चरितम, दासे दंडी दासे 10 कुमार चरितम, तो ये दंडी की रचना है। इसी तरह से काव्यादर्श भी दंडी है, अवंत सुंदरी भी दंडी की रचना है। इसके बाद अगर हम सभी देखना चाहें तो कालिदास के बारे में अभी आपको बता ही दिया गया। आगे हम सभी प्रश्नों पर चलते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। गागर में सागर भर देना, जैसा कि बिहारी के दोहे से आप बिल्कुल है ना परिचित हैं। गागर में सागर भरना, है ना, थोड़े में बहुत कहना, थोड़े में ही बहुत कह देना, गागर में सागर भरना, तो थोड़े में बहुत कहना, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम सभी चलते हैं। कविता का बहुवचन है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो आंसर दिख जा रहा है ना, अगर हम इसे कितना भी करें तो बहुत ज़्यादा करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, है ना।
आप लोगों को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो इसलिए। कविता का बहुवचन है कविताएं, कविताएं, कविताइयाँ, कविताएं, है ना। क्या शुद्ध शब्द है इसमें बताइए। कविता का बहुवचन कविताएं होगा, क्या होगा, कविताएं, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। 85 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या है। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद है। जीवैषणा का सही संधि विच्छेद है जीव प्लस ऐषणा, जीव प्लस ऐषणा, जीवे प्लस ऐषणा, जीव प्लस ऐषणा। तो देखिए जीव प्लस ऐषणा होगा, जीव प्लस ऐषणा, यानी कि जीव, जीव प्लस ऐषणा। ये किस में है, करेक्ट आंसर ये 2 में है ना, 2 में है। देखिए यदि आ और आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। दोनों के स्थान पर ऐ तथा दोनों के स्थान पर ऐ तथा औ या औ हो जाता है। ऐ ओ औ हो जाता है, ठीक है। तो वही है आ और ए मिलकर के क्या बन गया है, ऐ बन गया है, ठीक है। जीवैषणा बन गया है। आगे हम सभी देखते हैं, आगे हम सभी देखेंगे इसमें प्रेमातुर शब्द में इनमें कौन सा समास नहीं है। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है, ऐसा है। द्विगु, अव्ययभाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। 86 नंबर का प्रश्न है। तो द्विगु समास नहीं है प्रेम में आतुर, है ना। प्रेम आतुर द्विगु समास नहीं है, मतलब संख्यावाची द्विगु होता है ना। देखिए प्रेम आतुर में, प्रेम में आतुर शब्द में मूलतः सप्तमी तत्पुरुष है। प्रेम में आतुर, में पर ऊपर, है ना। प्रेम में आतुर ये सप्तमी तत्पुरुष है जिसके कारण विभक्ति चिन्ह में पर है, जबकि प्रेम आतुर शब्द अव्ययभाव समास एवं बहुब्रीहि समास में भी पाया जा सकता है, इसलिए ये संख्यावाची नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, देख लीजिए। आगे हम सभी देखेंगे, इसमें जो है 87 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। सा हस्तेन खादति, सा हस्तेन खादति में कौन सा कारक है। कारक से प्रश्न किया गया है। 87 नंबर का प्रश्न है। वह हस्तेन, सा हस्तेन खादति में मतलब हाथ से खाता है। किससे, हस्तेन यानी कि हाथ से खाता है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि करण कारक है। कौन सा कारक है, करण कारक है। करण यही चाहे दिया तो क्या है, चौथा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है। तो वह सा हस्तेन खादति, वह हाथ से खाता है। किससे खाता है, हाथ से खाता है। करण कारक के 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और से के द्वारा। करण कारक के कितने विभक्ति चिन्ह होते हैं, एक तो से होता है और दूसरा से द्वारा होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे। 88 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 88, 88 नंबर। कविता का कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। कविता का कर्म में, कविता का कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। प्रथमा, षष्ठी, प्रथमा, तृतीया और सप्तमी। कविता का कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं, है ना। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है काकेकी, रारेरी, नानेनी, मामेमी, है ना। ये सारे जो है संबंध, एक दूसरे के प्रति जो संबंध है उसको दर्शाते हैं। तो कविता का मर्म, कविता का मर्म, का के की रा रे री, ये षष्ठी विभक्ति आता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। स्पष्ट हो गया होगा आप सभी को। राम कृष्णों में कौन सा समास है। राम कृष्णों अव्ययभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। 89 नंबर का जो प्रश्न है, राम कृष्णों मतलब राम कृष्ण। देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था शॉर्टकट में ही कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो राम कृष्ण, रामो कृष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 90 नंबर के प्रश्नों को चलते हैं। सज्जना पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप करेगा, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है। 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कि सज्जन जो है, सज्जन
हाँ, सज्जन पाप से घृणा करता है। सज्जन जो है सज्जना पापाद जुगुप से, मतलब घृणा करना, घृणा करता है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, आगे 91 नंबर को प्रश्नों को देखते हैं। रामेण सह सीता वनम गच्छति, राम के साथ सीता बन जाती हैं का हिंदी अनुवाद है। राम के साथ सीता बन गई, राम के साथ सीता बन जाती होंगी, राम के साथ सीता बन जाती हैं, राम के साथ सीता बन जाएंगी। तो 91 नंबर का जो प्रश्न है, राम के साथ सीता बन जाती है, गच्छति है ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इस तरह से रूप चलता है। रामेण सा, देखिए इस सा का मतलब होता है वह, है ना, और इस सह का मतलब होता है साथ। सह का मतलब क्या होता है? साथ। आगे देखेंगे हम सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है हमारा 91 का करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, है ना, राम के साथ सीता बन जाती है। आगे हम सभी देखेंगे 92 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? देखिए, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ, कमलेश्वर। तो 92 नंबर का जो प्रश्न है ये है सुबह दोपहर शाम, ये कमलेश्वर कृत उपन्यास है। किसका है? कमलेश्वर का उपन्यास है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। और इनकी अन्य रचना देखें तो एक सड़क 57 गलियां, जो कि बहुत चर्चित है, डाक बंगला, लौटते हुए मुसाफिर, काली आंधी भी तो इन्हीं की रचना है, काली आंधी, रेगिस्तान एवं कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, ये भी बहुत चर्चित है, कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का। तो सुबह दोपहर शाम ये किसका है? कमलेश्वर जी का है। आगे हम सभी देखते हैं राहुल शंकरतैन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? देखिए, विभिन्न जो है विद्वानों ने भिन्न भिन्न अलग अलग माना है। तो राहुल शंकरतैन ने किसे माना है? तो सरहपा को माना है ना, राहुल शंकरतैन ने किसे माना है बताइए? सरहपा को माना है राहुल शंकरतैन ने पहला कवि। और राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को माना है, स्वयंभू को माना है, स्वयंभू को माना है राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है, अब्दुल रहमान को। तो इस तरह से इतना ध्यान रखिएगा। 94 नंबर के प्रश्न पर हम सभी चलते हैं। प्रश्न संख्या 94, हम सभी को 125 तक करना है ना। थोड़ा सा कहिए तो स्पीड बढ़ा दें। 21 इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण किया है। तो ये तो मिश्र बंधु ही हैं, है ना, 5000 मिश्र बंधुओं ने किया है। देखिए 5000 लगभग कवियों का। मिश्र बंधुओं में देखिए, मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश श्याम सुखदेव। गणेश श्याम सुखदेव यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये तीनों भाइयों के भी क्रम से बनते हैं, है ना। और इस तरह से देखिए प्रश्न बना ही है, देख ही रहे हैं। आगे हम सभी देखते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास। 95 नंबर के प्रश्न को हम देखेंगे। तो चैतन्य कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य चैतन्य महाप्रभु थे। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। वल्लभाचार्य ने किसका किया? रुद्र। और माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय एवं स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का किया। ये संप्रदाय से संबंधित प्रश्न आते हैं। आगे जो है अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है? तो अष्टछाप, अष्ट यानी कि 8, नाम से ही स्पष्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, है ना। देखिए अष्टछाप के कवि जो थे ये बता दे रही हूँ क्योंकि वैसे तो सभी जानते ही हैं। अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद और कृष्णदास। 4 जो थे ये वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य थे विट्ठलनाथ के शिष्य थे। और इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने ही की थी, है ना। हम लोग कुसुपक गच्छन, कुसुपक है ना वल्लभाचार्य के, और गच्छन गच्छन विट्ठलनाथ के। इस तरह से हम लोगों ने याद कर लिया था, ठीक से। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। सूफी कवि मधुमालती, मंजन की, चंद्रावती। ये अनुराग बासरी, नूर मोहम्मद की रचना क्या है? अनुराग बासरी। तो 97 नंबर का जो प्रश्न है। सूफी कवि ये जो है नूर मोहम्मद की रचना अनुराग बासरी। और इंद्रावती भी तो इन्हीं की रचना है। किसकी है? इंद्रावती भी तो है। तो 2 रचनाएं इनकी हैं, है ना। और मधुमालती तो मंजन की है, पहले भी हम लोगों ने देखा था। चंद्रावती ये इंद्रावती, इंद्रावती है, चंद्रावती नहीं, इंद्रावती है। इसमें 2 ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, है ना। हाँ, इसमें भी है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा,
ठीक है। जो संत गुरु नानक तलवंडी में हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट जो है जपपूजी जो कि बहुत फेमस है, आसदी वार है और सोहिला है। नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं 99 प्रश्नों को देखते हैं। 98 प्रश्न हो गया। 99 प्रश्न को देखते हैं। श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ये तो सूरदास जी हैं वात्सल्य रस का सम्राट, ये निसंदेह हम सभी कह सकते हैं। जो है करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सूरसागर साहित्य लहरी है ना। और देखिए आचार्य शुक्ल के इनके प्रति कथन है, ये भी आप सभी देख लीजिए। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है, मतलब वात्सल्य रस का क्षेत्रों का कोना कोना वो झांका है। यानी कि कौन कह रहा है? शुक्ल जी कह रहे हैं। शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे देखेंगे 100 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है ना। भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, है ना। ये दक्षिण करेक्ट आंसर हमारा बी 2 हो जाएगा। भक्ति काल, ये भी देख लीजिए। भक्ति काल हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है ना। जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, है ना। वही सारी चीज़ें हैं। तो भक्ति काल दूसरा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा 375 बिक्री से 1700 बिक्री तक मानी है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों में भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा से कई शताब्दी पहले ही हो चुका था। दक्षिण में आलवार भक्तों की परंपरा 7वीं शती से बराबर चली आ रही है। आलवार जो है वस्तुतः वैष्णव का तमिल नाम है। ठीक है। आलवार ये वैष्णव का तमिल नाम है। वैष्णव शैवों को वहाँ नायनमार कहा जाता है। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ये संख्या पूछी जाती है। इनके पदों का संकलन दिव्य प्रबंध नाम से किया गया है, जिसमें लगभग 4000 पद हैं। दिव्य प्रबंध नाम से किया गया है और इसमें लगभग कितने हैं? 4000 पद हैं। 101 प्रश्न नंबर देखेंगे। ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। तो ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी हैं। शेख नबी हैं। शेख नबी ज्ञानदीप के रचनाकार हैं। आगे हम सभी देखते हैं मंझन की मधुमालती, चित्रावली उस्मान की, ये सारी चीज़ें रचनाएं हम लोग आगे देख लिए हैं। तो सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली, इनमें से कोई नहीं। 102 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 102 नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, साहित्य लहरी। आगे हम देखते हैं हम सभी 103 प्रश्न। इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं? थोड़ा सा स्पष्ट दिखे आप सभी को। इनमें से कौन सी कृति केशव की नहीं? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, अनेकार्थ मंजरी क्या नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? अनेकार्थ मंजरी केशव की रचना नहीं है ना। केशव की अगर रचना अनेकार्थ मंजरी नंददास की है, पहले ये जान लीजिए किसकी है? नंददास की है। नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। बाकी ये सभी जो है रामचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, ये सभी पूछी जाती है रचनाएं, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। रतन बावनी, छंद्रमाल, नखशिख, कवि प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका भी इनकी एक रचना है केशव जी की। आगे हम सभी देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1600 से 1800 बिक्री में, 1700 से 1900 बिक्री में, 1500 से 1750 बिक्री में, 1600 से 1850 बिक्री में। अब इसमें हम सभी देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हैं ये 1700 से 1900 बिक्री में माना है। कितना क्या माना है? 1700 से 1900 बिक्री, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। आगे प्रश्न को हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? रीतिकाल में तो ये तो सभी परिचित है। रीतिकाल में क्या रही है ना? श्रृंगार, शांति, भक्ति और रौद्र। तो क्या था रीतिकाल में? रीतिकाल में श्रृंगार रस की ही तो प्रधानता थी, है ना। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। इसीलिए जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम भी दिया है। अब और स्पष्ट हो जाना चाहिए। 106 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। 106 नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम सभी। 106 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का कौन सा कवि अपने
प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो प्रकृति चित्रण के लिए सेनापति हैं, निसंदेह हम सभी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो प्रश्न ये है, सेनापति की प्रमुख रचना जो है कवित्र रत्नाकर है। क्या है? कवित्र रत्नाकर है। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्र रत्नाकर। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है? ब्राह्मण पत्र। तो जो ब्राह्मण पत्र था ये है ब्राह्मण पत्र के संस्थापक प्रताप नारायण मिश्र जी तो हैं, ये मिश्रा जी हैं, है ना, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे कुछ पत्र और हैं, देख लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। कवि सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, ये हरिश्चंद्र जी हैं। और हिंदी प्रदीप के जो है बालकृष्ण भट्ट हैं, एवं अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय हैं। अभ्युदय के क्या हैं? मदन मोहन मालवीय हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप के हैं। बाकी हरिश्चंद्र के ये तीनों जान ही रहे हैं आप, ठीक है। आगे प्रश्न 108 है, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी हैं। पंत जयशंकर प्रसाद ये सभी तो हैं ही हैं, है ना, छायावाद के स्तंभ। और ये जो है सुमंगल सिंह सुमन, 108 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमंगल सिंह सुमन। ये प्रगतिवादी हैं, प्रगतिवादी हैं। कौन से हैं? प्रगतिवादी हैं। आगे हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। 109 प्रश्न, प्रश्न संख्या 109, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा 108, ये मनोहर 109 है, क्षमा चाहूँगी, ये मनोहर श्याम जोशी का है। किसका है? मनोहर श्याम जोशी का है। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। अगर इनका और देखें तो कसब जो है जानते हैं, चर्चित है। टाटा प्रोफेसर, हमजाद, कयाप, है ना, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अब अगला जो प्रश्न है, आवारा मसीहा के लेखक हैं? अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, मोहन राकेश। चारों ऑप्शन में बताइए कौन से हैं? आवारा मसीहा 110 नंबर का जो प्रश्न है, तो ये कौन है? विष्णु प्रभाकर है। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर है। और यह शरद चंद्र की जीवनी है, ठीक है। अमृत राय द्वारा रचित है कलम का सिपाही। क्या है? कलम का सिपाही। और रामविलास शर्मा द्वारा रचित जो जीवनी है उसका नाम है निराला की साहित्य साधना। तो शायद समझ पा रहे होंगे आप, है ना। आगे हम सभी देखेंगे 111 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। और जो है 15 सर्ग हैं, है ना। और ये जो 15 सर्ग हैं, ये 15 सर्ग के जो है नाम भी पूछे जाते हैं कि क्रम से लगाइए ऐसा करके, या कौन सा सर्ग है कौन सा नहीं है। 15 सर्ग है कामायनी में। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, ईड़ा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। पहला चिंता है और सबसे आखिरी आनंद है। बाकी बीच में आप क्या कैसे है, आप इसे क्रम से याद कर लीजिए। 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 112 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रत्नाकर कृत ऊधव शतक किस भाषा में लिखा गया है? रत्नाकर कृत ऊधव शतक, तो ये तो ब्रज भाषा में लिखा गया है भाई। किस भाषा में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। और अगर इनकी और रचनाओं को गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी। विराष्टक इनकी रचनाएं हैं, विराष्टक इनकी रचनाएं हैं, ब्रज भाषा में है। ये रत्नाकर का जो ऊधव शतक है ना, ये ऊधव शतक जो रचना है। गंगा अवतरण हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, अलग अलग रचना है। हिंडोला, श्रृंगार लहरी, विराष्टक। आगे देखेंगे 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त। देखिए ये सारे नाटक किसके हैं, ये देख लेते हैं। तो किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं, ठीक है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में है नारी के पुनर्लग्न की समस्या, है ना। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। कौन सा प्रश्न देखेंगे? प्रश्न संख्या जो है 14 देखेंगे। इनमें से किससे सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? किसने सर्वाधिक? मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा। सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक की बात हो रही है, तो ये है जो है जयशंकर प्रसाद है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद हैं। और इनकी नाटक को देखते हैं। जैसे सज्जन हो गया, क्या हो गया? सज्जन हो गया। कल्याणी हो गया, परिणय हो गया, जन्मेजय का नाग्य, करुणालय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये तो अभी पहले भी हम लोगों ने देखा। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? 1975 के बाद की कविता की बात की जा रही है।
1975 के बाद की कविता। नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत कविता। 115 नंबर का जो प्रश्न है तो इसे नाम दिया गया समकालीन कविता। क्या नाम दिया गया? समकालीन। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, है ना। और नई कविता 1954, नई कविता 1954 54 है ना। और अकविता का प्रारंभ जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में किया था। 1964 में किया था। किसने किया था? जगदीश चंद्र चतुर्वेदी ने। ठीक है। नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद ने 1958 में किया, नवगीत का। आगे देखेंगे हम सभी जो है प्रश्न संख्या 16 पे, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो राग दरबारी तो श्रीलाल शुक्ल का है भाई। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। और इनकी और रचना अगर देखना चाहें तो हो जाएगा सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान विश्रामपुर का संत, मकान विश्रामपुर का संत। आगे हम देखेंगे 116 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। 16 हो गया, 117 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। ज़्यादा घबराना नहीं है, बस बिल्कुल हम लोग एकदम करीब हैं, है ना। 117 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी की बात जहाँ आती है तुरंत महीप सिंह आ जाते हैं, आँख मूंद के महीप सिंह, है ना। सचेतन कहानी यानी कि सचेतन जहाँ है वहाँ तुरंत महीप सिंह, है ना। आप लोग भी याद किए होंगे, ऐसे ही तुरंत आ जाता होगा, और नहीं तो आप याद कर लीजिए। सचेतन कहानी महेश सिंह 1964, कहानी गंगा प्रसाद विमल 1960, सहज कहानी अमृत राय 1972, सक्रिय कहानी राकेश वत्स 1979। आगे देखेंगे समानांतर कहानी कमलेश्वर 1972, नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। देखिए नई कहानी में 3 लोग हैं, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी 1956। आगे देखेंगे इनमें से कौन स्वीकृति अज्ञेय की है? 18 नंबर का जो प्रश्न है, 118 नंबर का प्रश्न है, इस पे देखेंगे हम सभी इनमें से कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो हरी घास पर क्षणभर, आंसर भी दिख गया इसमें, तो हरी घास पर क्षणभर करेक्ट आंसर जो है 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भग्न दूत की बात अगर करें, भग्न दूत किसका है? तो भग्न दूत अज्ञेय का है। चिंता है, इत्यलम है, बावरा हेरी, आंगन के पार द्वार, है ना। ये सभी किसकी हैं? ये सभी जो है इन्हीं की रचना है अज्ञेय जी की। आगे हम सभी देखेंगे ये देखिए पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इन्हीं की है। सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, है ना, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? रेणुका, हम बिस्पाई जन्म के, हिमकिरीटनी मिलन। 119 नंबर का जो प्रश्न है तो हम बिस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक्वाशी, है ना, विनोबा, स्तवन, उर्मिला। और रेणुका अगर देखेंगे तो रेणुका दिनकर की है। रेणुका किसकी है? दिनकर की है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और मिलन जो है रामनरेश त्रिपाठी की, तो सभी परिचित है, काव्य संग्रह है। ये मिलन काव्य संग्रह है, त्रिपाठी जी यानी कि रामनरेश त्रिपाठी जी का है। आगे देखेंगे हम सभी 120 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो आठवां सर्ग उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य संकलन है। किस विधा की है? 120 नंबर का प्रश्न है। तो आठवां सर्ग नाटक विधा की है। क्या है? सुरेंद्र वर्मा कृत नाटक है। आठवां सर्ग जो है क्या है? नाटक है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा का है आठवां सर्ग, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 121 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 121 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, भूषण अंग दर्पण, मतिराम रसरहस्य, रसलीन शिवा बावनी। तो कुलपति मिश्र का जो है क्या हो जाएगा? कुलपति मिश्र। हाँ, आगे हम सभी देखेंगे चिंतामणि का काव्य प्रकाश। चिंतामणि का क्या है? काव्य प्रकाश है। इसमें चिंतामणि काव्य प्रकाश है। कुलपति मिश्र का रस रहस्य, ये जो रस रहस्य है ये कुलपति मिश्र का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कुलपति मिश्र का हो जाएगा। और भूषण की शिवा बावनी, भूषण की रचना है, सभी परिचित हैं। शिवा बावनी रसलीन की नहीं बल्कि किसकी है? भूषण की है। और रसलीन की जो है क्या है? अंग दर्पण है।
क्या है, अंग दर्पण है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अंग दर्पण किसकी है, रसलीन की रचना है। आगे देखेंगे भूषण की शिवा बावनी है, कुलपति मिश्र रस रहस्य रसलीन अंग दर्पण, चिंतामणि काव्य प्रकाश। आगे देखेंगे मैला आंचल के लेखक हैं। मैला आंचल ये तो फणीश्वरनाथ रेणु की है, तुरंत लगा देते हैं, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, है ना। रेणु के अन्य उपन्यासों परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल, ये सभी किसका है, ये सभी जो है रेणु का है, फणीश्वरनाथ रेणु का है। आगे हम सभी देखते हैं 123 नंबर के प्रश्नों को। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा उपमा, देखो मनु मानो जन जानो जहाँ पर आ जाए, मानो नए, मानो हो गए पंकज नए, जन जानो मनु मानो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए कुछ ट्रिक है, जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। से सा सी सा सरिस ये सभी क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। अर्थ एक से अधिक बार हो, दो या दो से अधिक बार हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, है ना, जैसे यमक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कुछ देखा है। आगे देखेंगे चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक और उपमा। 124 नंबर का जो प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई, है ना। चरण कमल में क्या है, ये है तो रूपक अलंकार है। चरण कमल यानी कि रूपक अलंकार है। कहाँ है, करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, रूपक अलंकार। आगे देखेंगे जो है रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग किया गया है। उल्लाला, चौपाई, सोरठा और दोहा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, ये तो क्या है, ये फेमस है, इसमें सोचना ही नहीं है कुछ। क्या है, चौपाई है। चौपाई में कितने हो, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी 125 नंबर का प्रश्न हो गया ना, हाँ, तो हमारे प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो गए। भाग 2 में 125 नंबर के प्रश्न कंप्लीट हो गए। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए हम लोगों ने जो है 2016 में जो परीक्षा हुई थी, 2016 में जो परीक्षा हुई थी, टीजीटी हिंदी की परीक्षा प्रश्न पत्र को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। किस तरह से पेपर बने थे, कहाँ कहाँ से प्रश्न किए गए थे, किससे कितने प्रश्न आए थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल गई हैं। हाँ, ये पेपर जो भी था, पेपर जैसा भी था, पेपर अच्छा था, है ना, ठीक था। लेकिन अब हम लोगों की तैयारी, हम लोगों को जो तैयारी करनी है, इससे कहीं आगे करनी है, इससे और जो है डीपली प्रश्न हम लोगों से किया जाएगा। इसमें तो फिर भी बहुत अच्छे प्रश्न थे, सीधे सीधे पूछे गए थे, मतलब सरल थे, कहने का मतलब है। लेकिन अब जो पूछा जाएगा, इससे और आगे हम लोगों को तैयारी करनी है। फिर भी हम लोगों को कुछ हद तक ये पता चल गया कि हाँ, प्रश्न कहाँ से किस तरह से कैसे बने थे 2016 में जो प्रश्न हुआ था। अब हम लोग देखेंगे 2016 के बाद 2013 में जो प्रश्न हुआ था, 2013 में जो टीजीटी हिंदी का आया था, उसे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो टीजीटी का एक क्लास में जो है 2 पार्टों में करके हम लोगों ने प्रश्न पत्र को सॉल्व किया है। जो भी प्रतियोगी मित्र हमारे हैं साथी, वो जो है पहली क्लास भी देख लें, और ये प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, ऐड कर दूंगी मैं। 2021 का और 2016 का 2 हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरह से 2001 तक करेंगे हम सभी, उसके बाद फिर टीजीटी को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम सभी अपनी तैयारी में प्रतिदिन लगे रहेंगे। बाकी आप अपने नोट्स को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए आत्मविश्वास, नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, है ना, हिम्मत मत हारिए। बाकी सफलता तो जो है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास उससे बढ़ता है और मैं क्लास बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ आंतरिक रूप से। तो मुझे खुशी मिलती है, ये इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ आपसे कि मुझे अंदर से खुशी होती है। और जब अंदर से इंसान खुश होता है, वो तो दुगनी और तिगुनी मेहनत के साथ वो आपके समक्ष उपस्थित होने की हिम्मत वो फिर अपने आप आ जाती है। तो आज की क्लास यहीं तक है, बाकी आप सभी जो है पढ़ते